चलिए इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पॉलिटी से इम्पोर्टेंट सही प्रश्नों को। ये वीडियो बीपीएससी टायर एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीचर एग्जाम और एडीओ, पीआर पुलिस जैसे हर एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है, जिसमें पॉलिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी की में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसमें इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि इसके हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी 6 वर्ष। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 148 में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा की गई है, या उसके संविधान को नियुक्ति का गठन किया गया है। वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वर्तमान के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति हैं। श्री के संजय मूर्ति वर्तमान के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 148 और अनुसूची 3 और भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संघीय संवैधानिक पद है, संघीय और संवैधानिक है, इसलिए इसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। और अनुसूची 3 में नियंत्रक एवं महालेखा का वर्णन किया गया है। सबसे पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1860 ईस्वी में बना था। सबसे पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो 1860 में बनाया गया था, जिसके जो सबसे प्रथम बार 1860 एडवर्ड डोरमैंड बने थे। सबसे प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एडवर्ड डोरमैंड को बनाया गया था। भारत में या कह सकते हो कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था और सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नारहरी राव को बनाया गया था। इसी के साथ अगर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की, तो वर्तमान के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी 1 अक्टूबर 2022 को आर वेंकटरमणी। वर्तमान के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, एक और पद होता है जो जिसे हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं। वर्तमान के महान्यायवादी 1 अक्टूबर 2022 को बनाए गए थे और ये श्री आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी हैं। महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो भारत के महालेखा परीक्षक संजय के मूर्ति, और महान्यायवादी की बात करते हैं तो आर वेंकटरमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है। इसका वर्णन, भारत के महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 और भाग 5 में किया जाता है। भारत का जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होता है, वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी होते हैं। वर्तमान में भारत के
महान्यायवादी आर वेंकट रमन होती है। अब अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य प्रमुख के रूप में एडवोकेट जनरल, जिसे महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, देश के लिए अटॉर्नी जनरल और राज्य के लिए एडवोकेट जनरल, जिसे महाअधिवक्ता के वो कहते हैं। महाअधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल का वर्णन आर्टिकल 165 और भाग 6 में, आर्टिकल 165 और भाग 6 में किया गया है। यह राज्य का कानूनी अधिकारी होता है, यह राज्य का कानूनी प्रमुख अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत, महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महाअधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और महालेखा परीक्षक का वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है, आर्टिकल 148 में किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। उनके नहीं रहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रभार दिया जाता है। उनके नहीं रहने पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के भी नहीं रहने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को यह प्रभार दिया जाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश को यह प्रभार दिया जाता है। यहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के बाद इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति पदभार भारत के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कर सकते हैं। आर्टिकल 74 के तहत, आर्टिकल 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और आर्टिकल 65 के तहत यह राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उनका कार्यभार संभाल सकता है अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 52, 53 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52, 53 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, जिसमें 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 के तहत भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में यह दिया गया है, भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसका प्रावधान है। भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 67A के तहत उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। फिर से ध्यान देते हैं, आर्टिकल 67A के तहत उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग आर्टिकल 56 1A के तहत प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर ध्यान देते हैं, आर्टिकल 67A के तहत वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को देते हैं। और वहीं जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 56 1A के तहत देते हैं।
अपने देश में आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध क्षमा करने का अधिकार है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को अपराध क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। अब कुछ स्पेशल में देखते हैं कि एकमात्र ऐसे न्यायमूर्ति हैं जिनका, जैसे इस प्रश्न के अनुसार किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकते हैं, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति या जो चीफ जस्टिस हो गए, जो मुख्य जस्टिस हो गए। तो अभी तक में एकमात्र ऐसे मुख्य जज हुए हैं जिनका नाम हिदायतुल्लाह है। हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो एक बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने वाले एकमात्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, जो 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल चुके हैं। एकमात्र न्यायमूर्ति या एकमात्र चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी संभाल चुके हैं, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है। और इतना ही नहीं, यह भारत के 11वें प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। कार्यकाल में मृत्यु, ऐसे कुछ राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनका कार्यकाल के समय भी मृत्यु हो गया था। इनमें से दो हैं कार्यकाल के समय राष्ट्रपति की मृत्यु। इसमें तीसरे राष्ट्रपति, अपने देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जिनकी कार्यकाल के समय में मृत्यु हो गई थी। और छठे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति और छठे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों का निधन उनके कार्यकाल के समय ही हो गया था। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। वहीं जो हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह हुए, वो 20 से लेकर के 24 जुलाई 1969 में कार्यकारी रूप से राष्ट्रपति बने थे। और बाद में 1979 से लेकर के 1984 तक इन्हें राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति भी रहे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति भी बने हैं और उपराष्ट्रपति का भी इन्होंने कार्यकाल संभाला है। 1969 में इन्होंने राष्ट्रपति और 1979 से लेकर 84 तक ये उपराष्ट्रपति भी बने। भारत में निर्विरोध चुने गए 2 राष्ट्रपति हैं, जिसमें प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और दूसरे नीलम संजीव रेड्डी 1977 में, जिन्हें वास्तविक रूप से निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति माना गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया है 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 94वां 94वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां 86वां संविधान संशोधन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन इसका हो गया 46वां संविधान संशोधन। 46वां संविधान संशोधन 2002, यह संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इस संविधान संशोधन में प्रमुख बातें कौन कौन सी? तो सबसे पहला आर्टिकल 21A, जिसको राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, जिसमें राइट टू एजुकेशन का प्रावधान दिया गया, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा लेने का उन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है। इसी के तहत आर्टिकल 45 में डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति आयोग के तहत डीपीएसपी के तहत इसे रखा गया, जिसमें राज्य को हर एक 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास कराना है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
प्रदान कराना है, हर एक राज्य को यह प्रदान कराना है आर्टिकल 45 के तहत। आर्टिकल 45 के तहत इसी में एक और वर्णन किया गया है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है आर्टिकल 51A में। 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत तीसरी प्रमुख बात है आर्टिकल 51A यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें हर एक माता पिता या उसके संरक्षण, बच्चे के संरक्षण को यह सुनिश्चित कराना है कि उस 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा सके और इसकी जिम्मेदारी उसके माता पिता को होती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जो शिक्षा से संबंधित है, कुछ अन्य प्रावधान जो शिक्षा से संबंधित है, जैसे 46वां आर्टिकल 46 में कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा का बढ़ावा देना है, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का बढ़ावा देना। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था का अधिकार है। बात करते हैं अगर फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट 21A फंडामेंटल राइट की, तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। और वहीं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो अमेरिका से लिया गया है, इसमें मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया है यूएसए के बिल ऑफ राइट से यह प्रावधान लिया गया है, फंडामेंटल राइट को लिया गया है। और वहीं फ्रांस से इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और आयरलैंड से नागरिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा को लिया गया है। फंडामेंटल राइट मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन अमेरिका के साथ साथ और भी अन्य देशों के संविधान से कुछ बातें ली गई हैं, जैसे फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और आयरलैंड से नागरिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान लिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संभाषण का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया संभाषण का अधिकार, संभाषण का अधिकार। यह मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं है, मौलिक अधिकार में इसका वर्णन नहीं है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में कर दिया गया था। वर्तमान के 6 मौलिक अधिकार, पहला समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के सबसे पहला समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, समानता, स्वतंत्रता। उसके बाद शोषण का अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 शोषण का अधिकार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर के 30 तक। और लास्ट में संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसमें से समानता का अधिकार 14, स्वतंत्रता 19, शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक, और संस्कृति की बात करते हैं तो 29 से लेकर के 30 तक। ये प्रमुख मौलिक अधिकार हैं।
चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सुरक्षा परिषद के गैर सदस्यों के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? गैर अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7 साल, ऑप्शन नंबर बी 3 साल, ऑप्शन नंबर सी 2 साल। देखिए गैर अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो गैर अस्थायी सदस्य का सही आंसर हो गया 2 साल। सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद यूएन का एक प्रमुख अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुछ 5 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी, जिसमें से यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस ये अस्थायी सदस्य हैं। बाकी अन्य सभी अस्थायी सदस्य हैं। अन्य सभी अस्थायी सदस्य हैं। यूएन के 6 अंग भी हैं। यूएन के 6 अंग हैं जिसमें से सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यायिक परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसके यूएस के 6 अंग हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? सबसे अधिक मुद्रास्फीति, यहाँ अगर परसेंट को अगर हम निगलेक्ट कर सकते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया पाकिस्तान में। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की हाई स्पीड या मुद्रास्फीति, बहुत ही अत्यधिक मुद्रास्फीति को दर्ज किया गया है। मुद्रास्फीति वह समय होता है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती है। मुद्रास्फीति में समय के साथ लगातार बढ़ोतरी होते रहती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? ए नंबर आर्टिकल 14, बी नंबर आर्टिकल 15, सी नंबर आर्टिकल 16। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करने का प्रावधान नहीं दिया गया है, यानी कि वह किसको भेदभाव करने से रोकता है। आर्टिकल 14 की अगर बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत विधि के समझ समानता का अधिकार है। इसके अंतर्गत विधि के समझ समानता का अधिकार है। आर्टिकल 16 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 16 में अवसर के समानता का प्रावधान है। अंतर्गत अवसर की समानता का, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, आर्टिकल 14 में विधि की समानता और आर्टिकल 15 में लिंग, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। है राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 43वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन दिया गया है? सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत होने वाली जो बुराइयां थी, जो अनिश्चित संशोधन किए गए थे, उसको निरस्त कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत किए गए अनिश्चित या अनियमित संशोधन को 43वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था। पहले देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन क्या है। तो पहले देखते हैं 42वें संविधान संशोधन को पहले अच्छी तरह से देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976
1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था। 426 याद रखिएगा, 426 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। अधिक बदलाव के कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में बदलाव, इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल भाग 4A में आर्टिकल 51 के तहत 10 ड्यूटीज को जोड़ा गया था। 10 ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आर्टिकल भाग 4A के 51A में, आर्टिकल भाग 4A के 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य 46वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसके साथ साथ 42वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की शक्ति, न्यायपालिका पर अंकुश लगाया गया था तथा उसकी शक्तियों को कम किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका पर अंकुश लगाया गया था तथा उसकी शक्तियों को कम किया गया था। शिक्षा, वन, वाणिज्य, संरक्षण जैसे विषयों को, शिक्षा, वन, वाणिज्य और संरक्षण जैसे विषयों को राज्य सूची से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। यह 42वां संविधान संशोधन हो गया। अब देखते हैं 43वें संविधान संशोधन को। 43वें संविधान संशोधन में न्यायिक शक्तियों को बहाल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में न्यायिक को या न्यायालय को पर कुछ शक्तियां, कुछ अंकुश लगाए गए थे, लेकिन 43वें संविधान संशोधन में न्यायिक शक्तियों को फिर से बहाल कर दिया गया था और कुछ आर्टिकल जो न्यायालय या न्यायालय पर प्रतिबंध लगाते थे उसे हटा दिया गया था, जिसमें से आर्टिकल 32 का A, 131 का A और वो 226A को हटा दिया गया था। आर्टिकल 32A, 131A और 226 इन तीनों को हटा दिया गया था क्योंकि ये तीनों न्यायालय की शक्तियों पर रोक लगाते थे। इसके साथ साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। 43वें संविधान संशोधन में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। 31D को हटाया गया था, यह संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राज्य विरोधी संगठनों के संबंध का अधिकार देता था। आर्टिकल 31D को भी निरस्त कर दिया गया था, जिसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राज्य विरोधी संगठन या संबंध बनाने का अधिकार देता था। उसे भी बंद कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन को बदलने के लिए एक संवैधानिक विकृति माना गया था। 43वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के कुछ बदलाव को संवैधानिक विकृति माना गया था, जिसे सुधार 43वें संविधान संशोधन में किया गया था। और इसके बाद जो विकृतियों बच गए थे उसे बाद में 44वें संविधान संशोधन में सुधार कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन में सुधार कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका अधिनियम 1978 को लाया गया था। 448 1978 को 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें सबसे पहले संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा करके संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे 300 के A में यानी कि कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया था। लोकसभा और राज्यसभा में का कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ाने वाला 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6
6 साल कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को वापस 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक गड़बड़ी के शब्दों को बदलकर सहस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय गड़बड़ी की जो वर्ड था उसे बदल करके उसके जगह पर उसे बदल करके सहस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। इसमें आंतरिक गड़बड़ी न लिख करके अब सहस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। किस शब्द में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इसका आंसर। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी क्रियान्वयन की तिथि किसे? तो पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द था जो वो मिनी संविधान, याद रखेंगे, मिनी संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। मिनी संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 73वें संशोधन की। जो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का वर्णन किया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को, मौलिक संपत्ति के मौलिक अधिकार को आर्टिकल 31 को बदल दिया गया। साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत होने वाली गड़बड़ियों को उसको बदल करके उसे वापस सही करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, जिसका मौलिक कर्तव्य का बात करते हैं, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन को इसे लगाया गया था। इसे कब लाया गया था? मौलिक कर्तव्य से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 71वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 71वां संविधान संशोधन। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लाया गया था। अभी हमने इस प्रश्न को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भाग 4A के आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। इसके साथ अन्य इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। 46वां संविधान संशोधन। तो 46वें संविधान संशोधन में 1882 में राज्य द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर की खामियों को दूर किया गया। 46वां संविधान संशोधन में राज्य द्वारा लगाए गए बिक्री कर की खामियों को दूर किया गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।